पीजीवे कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर, ब्रांच अकाउंट, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ब्रांच क्या होता है। कोई भी बिजनेस यूनिट, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और इसके लिए उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने बिजनेस को क्या करे, एक्सपैंड करे, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करे। तो ब्रांचेस के माध्यम से ही वो डिफरेंट लोकेशंस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। तो सिंपली इसको हम कहते हैं ब्रांच कहते हैं। तो इन्हीं ब्रांच के जो अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग का मतलब कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और इन ब्रांचेस के साथ हुए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, चाहे वो गुड्स भेजा या उसके लिए जो एक्सपेंडिचर भेजे, या गुड्स ब्रांच के द्वारा जो सेल्स की गई है उसका कैश रेमिटेंस हुआ, तो इनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको रखना ब्रांच अकाउंटिंग कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम। तो ब्रांच अकाउंटिंग भी क्या है, एक बुक कीपिंग सिस्टम है। इस डबल एंट्री सिस्टम है इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस। तो ब्रांच अकाउंट में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो हेड ऑफिस करता है फॉर ईच ब्रांच। किस लिए? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ब्रांच की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करने के लिए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। और ब्रांच ने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस ब्रांच से हुआ, इसको पता करने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है ब्रांच का। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बट ब्रांच अकाउंटिंग की जो ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ब्रांच। ब्रांच से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, इसको पता करने के लिए। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ब्रांच, ब्रांचों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। टू फाइंड द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, साल के अंत में जो ब्रांच की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मीन्स उनके पास कितने का स्टॉक है, कितने का डेटर्स है, एसेट्स की स्थिति क्या है, कैश का क्या पोजीशन है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए। और टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, और ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से लीगली इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस ब्रांचेस के थ्रू, जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रांचेस के थ्रू बिजनेस करता है, तो उनका प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और समटाइम्स उनका जो है ऑडिट भी होना चाहिए। तो यानी कि प्रॉपर ब्रांच अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो यानी कि लीगल ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करना भी जो है ब्रांच अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रांच को बेसिकली हम दो बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि जो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है डिफरेंट लोकेशंस पे, तो दो तरह की होती हैं। एक तो इनलैंड ब्रांचेज हो गई, देसी शाखाएं, यानी कि जो एक देश की विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जो ब्रांचेज लोकेट होती हैं, वो इनलैंड ब्रांचेज हो गई। और उसी के अपोजिट जो देश से बाहर, यानी कि जो विदेशों में जो ब्रांचेज होती है, उनको हम फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। तो दो तरह की ब्रांच हो सकती है, देसी शाखाएं और विदेशी शाखाएं। और अगर हम इनकी फंक्शनैलिटी के आधार पे अगर इनको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, तो दो तरह के फंक्शन, दो तरह की जो है फर्म हो सकती है। एक फर्म है डिपेंडेंट ब्रांच, सॉरी सॉरी एक ब्रांच है डिपेंडेंट ब्रांच, यानी ऐसी शाखा जो पूर्णतया टोटली जो है, चाहे वो गुड्स रिसीव करने के लिए हो, चाहे वो गुड्स के प्राइसेस के लिए हो, या जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रही है, मीन्स उनको कैश सेल करना ही अलाउ है या क्रेडिट भी कर सकती है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हेड ऑफिस से मिलते हैं, तो ऐसी ब्रांचेस को हम डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। और इसी के इतर जो दूसरी टाइप की ब्रांचेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेज होती है। इट मीन्स ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं, तो इनको काफ़ी सारे राइट्स होते हैं कि ये खुद के अपने डिसीजन ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई गुड्स परचेज करना है, तो ये लोकल मार्केट से भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, या डिस्काउंट देना है, जो भी चीज़ें हों, इनकी बहुत सारी एक्सपेंडिचर हैं, ये कई सारे एक्सपेंडिचर खुद करने में जो है इनको अलाउ होता है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, देखिए इनके कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेज एक्ट एज अ सेलिंग एजेंसीज फॉर द हेड ऑफिस। तो ये बिल्कुल टोटली जो कि हेड ऑफिस पे डिपेंड है, तो ये एक सेलिंग एजेंसी की तरह काम करती है, एक एजेंट की तरह काम करती है उनके। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। इनके जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं वो पूरा का पूरा, मोस्टली जो अकाउंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज ब्रांचेज गेट्स गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस ओनली। और ये जो ब्रांच होती है इंडिपेंडेंट, इनको जो गुड सप्लाई होता है वो हेड ऑफिस से होता है। ब्रांचेज आर नॉट अलाउड टू लोकल परचेज, और इनको स्थानीय, यानी कि जो आपूर्ति है लोकल लेवल से, अगर कोई सॉर्ट सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो ये इनको वो करना अलाउ नहीं होता है। जो भी सामान भेजेगा इनको हेड ऑफिस ही भेजेगा। ऑल द एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर पेड और रेमिटेड बाय द हेड ऑफिस।
जो भी एक्सपेंडिचर की इनको आवश्यकता होती है, चाहे सैलरी के लिए हो, रेंट के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पोस्टेज हो, इंश्योरेंस हो, व्हाटएवर द एक्सपेंसेस बी आर पेड बाय द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस पे करता है, या तो इनको भेजेगा, रेमिट करेगा, इनको भेजेगा और फिर ब्रांच पे करती है। गुड्स में सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। और जो ब्रांच गुड्स भेजती है अपने डिपेंडेंट ब्रांचेज को, वो या तो कॉस्ट प्राइस पे हो सकती हैं, और समटाइम्स क्या करती है, चूंकि फर्म पे, चूंकि ब्रांच पे कंट्रोल अगर स्टैब्लिश करना होता है, तो कुछ प्राइस उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम लोडेड प्राइस कहते हैं या इनवॉइस प्राइस कहते हैं। जिससे कि ब्रांच को एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता है कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करके हेड ऑफिस को दे रहे हैं। ब्रांचेस में अलाउ टू मेक क्रेडिट सेल्स ऑल्सो, और अगर इनको कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इनको क्रेडिट सेल्स करना भी अलाउ होता है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे, वो कोई भी काम इस तरह का अपने उससे नहीं करेगा। अगर सिर्फ कैश सेल के लिखा है तो कैश सेल करेंगे, अगर क्रेडिट सेल करना भी अलाउ होगा तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है क्रेडिट सेल्स भी कर सकती है। Branches are instructed to remit cash sales और cash received from debtors to head office every day। और डिपेंडेंट ब्रांच को रोज का रोज जो कैश है वो हेड ऑफिस को भेजना होता है। कैश दो तरीके का हो सकता है, एक तो कैश सेल्स का कैश हो गया, और दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर उसको क्रेडिट सेल्स अलाउ है, तो डेटर से जो कलेक्शन हुआ है वो भी उसको क्या करना होता है, रोज का रोज हेड ऑफिस को भेजना होता है। तो ये इसके कुछ। तो फर्दर अगर हम डिपेंडेंट ब्रांच को अगर हम कैटेगराइज करें, तो ये तीन तरह की ब्रांचेज होती हैं। पहला, ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल्स ओनली। पहली तरह की जो ब्रांच होगी वो हेड ऑफिस से ही गुड्स को रिसीव करती है और कॉस्ट प्राइस पे, और उनको सिर्फ नकद बिक्री करना ही अलाउ होता है। दूसरी तरह की ब्रांच हो सकती है गुड्स रिसीविंग फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस से रिसीव कर रही हो, एंड मेकिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, और दोनों तरह की उधार और नकद बिक्री करना उनको अलाउ होता है। और तीसरी टाइप की जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है, वो भी गुड्स को, चूंकि डिपेंडेंट ब्रांच है तो गुड्स को हेड ऑफिस से ही रिसीव करते हैं सभी, एंड एट इनवॉइस प्राइस, यानी कि जो गुड्स रिसीव किया जाता है वो इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट पे थोड़ा सा लोड कर दिया जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया जाता है। एंड मेकिंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, और दोनों तरह की सेल्स जो है उनको अलाउ होती है। इनवॉइस प्राइस पे इसलिए भेजती है हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स, इसलिए भेजता है कि उस पर ज़्यादा जो है कंट्रोल किया जाए, और ब्रांच को ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करके हेड ऑफिस को दे रही है। तो तीन तरह की फर्दर जो है डिपेंडेंट ब्रांचेस हो सकती है। अब देखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की कौन कौन सी मेथड है। डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस के पास चार मेथड्स हैं। देयर आर फोर मेथड्स। पहला जो मेथड है सिंपल मेथड या डेटर्स मेथड, जिसको हम हिंदी में साधारण विधि या देनदार प्रणाली कहते हैं, और इसमें जो ब्रांच अकाउंट बनता है वो बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की तरह बनता है। सेकेंड मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड, अंतिम खाता विधि। इस विधि के अंतर्गत ब्रांच को एक एक व्यावसायिक यूनिट की तरह बनाया जाता है, और उसके जो है फाइनल अकाउंट उससे बनाया जाता है, और ये बनेगा, यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट बनेगा वो पर्सनल अकाउंट की तरह बनेगा। तीसरा जो मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और चौथा मेथड है होलसेल ब्रांच सिस्टम, यानी कि थोक शाखा विधि। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हेड ऑफिस की बुक में डिपेंडेंट ब्रांचेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने का जो पहला मेथड है, वह है सिंपल मेथड और डेटर्स मेथड। तो यह मेथड जनरली उन हेड ऑफिस के द्वारा रखा जाता है उन ब्रांचेस के लिए जिनका साइज जो है छोटा है, छोटा इन द सेंस कि जहाँ पे जो गुड्स हैं वैरायटी वो बहुत कम हो, और जो सेल्स होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल साइज के ब्रांचेस के लिए। जिसको रखने का मेन उद्देश्य है वो है ब्रांच के द्वारा कितना एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस उनके द्वारा किया गया। थर्ड क्या है, अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस ओपन सो सेपरेट अकाउंट कॉल्ड गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे हेड ऑफिस जो है एक सिंपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफिस, इन विच द रिकॉर्ड ऑफ टोटल गुड्स एंड टू ब्रांच इज रिकॉर्डेड, जिसमें साल में कितना गुड्स सप्लाई किया गया है ब्रांच को उसको रिकॉर्ड करता है, और साल के अंत में इस गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज करके हेड ऑफिस जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, एक नाम मात्र खाते के लिए के तौर के नाम के जैसे प्रकृति का इसको बनाया जाता है। तो यानी कि जो नाम मात्र खाता बनाया जा रहा है, इसका मतलब सिंपल, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाने का जो उद्देश्य है हेड ऑफिस का, वो ये देखना चाहता है कि हेड ऑफिस, सॉरी, ब्रांच से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और वो प्रॉफिट और लॉस हेड ऑफिस के जनरल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। व्हेन ब्रांच इज अलाउड टू मेक क्रेडिट सेल्स ऑल्सो, ब्रांच डेटर अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। अगर ब्रांच कैश के साथ क्रेडिट सेल्स भी कर रही है, तो वहां पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है सेपरेट बनाया जा सकता है।
इन केस गुड सप्लाई टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, अगर ब्रांच को इनवॉइस प्राइस यानी कि लोडिंग प्राइस पे अगर गुड सप्लाई हो रही है, तो उस केस में ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हियर द बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट शो द प्रॉफिट, अगर डेबिट में आ रहा है और लॉस अगर क्रेडिट में आ रहा है, तो सिंपल हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा तो वो प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस होगा। तो सिंपल मेथड में एज ए नॉमिनल अकाउंट ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जो भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस हैं, चाहे स्टॉक हो, पेटी कैश हो, फर्नीचर हो, या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो उससे डेबिट कर देंगे। और उधर दूसरी तरफ अगर कोई लाइबिलिटीज अगर ओपनिंग हो तो उससे दूसरी साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में उससे क्रेडिट कर देंगे। फिर इसमें आ जाएगा टू गुड सप्लाई टू ब्रांच आ जाएगा, जो भी गुड सप्लाई होगा वो हो गया। फिर टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ब्रांच के हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो भी एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंसेस के लिए जो भी कैश डेबिट किया होगा उसे डेबिट कर देंगे। और दूसरी साइड क्रेडिट साइड में ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को कैश या रिसीव फ्रॉम डेटर्स के द्वारा जो भी कैश भेजा जा रहा है उसको हम लिख लेंगे। और गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट को फिर क्रेडिट करेंगे, अगर ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया जा रहा है या ब्रांच के द्वारा किसी दूसरे ब्रांच को अगर गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस अमाउंट से हम ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और फिर इसके बाद जो भी साल के अंत में ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग बैलेंस हैं, चाहे वो अनसोल्ड स्टॉक हो यानी क्लोजिंग स्टॉक हो, या पेटी कैश का बैलेंस हो, या फर्नीचर या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी एसेट्स उसके पास होंगे क्लोजिंग वो लिख दिए जाएंगे। और दूसरी साइड डेबिट कर देंगे जो भी क्लोजिंग लाइबिलिटीज ब्रांच में है उनको डेबिट साइड में उनका बैलेंस लिख देंगे। और इस तरह से फिर हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, और जो भी डिफरेंस अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट यहाँ पे एज ए बैलेंसिंग फिगर होगा। और अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है तो फिर ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो ब्रांच अकाउंट का जो भी बैलेंस निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस, तो वो फिर हेड ऑफिस के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो ब्रांच अकाउंट है वो एज ए नॉमिनल अकाउंट जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो या तो प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा तो वो लॉस होगा। फाइनल अकाउंट मेथड, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर मीडियम और लार्ज साइज्ड ब्रांचेज। तो आमतौर पे ये जो मेथड है बड़ी और जो मध्यम आकार की जो शाखाएं होती है जहाँ पे मीन सेल्स ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे ब्रांचेस के लिए इसको बनाया जाता है। अंडर दिस मेथड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनल अकाउंट है तो फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, किसके लिए, प्रॉफिट और लॉस कितना जो है ब्रांच के द्वारा उस पर्टिकुलर ईयर में किया गया। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा गुड्स जो है कॉस्ट प्राइस पे आएंगे। अगर गुड्स कॉस्ट प्राइस पे इन्वॉइस्ड हो रही है ब्रांच को तब तो ठीक है, लेकिन अगर लोडिंग प्राइस पे हो रहा होगा तो हमें इसमें से उसका लोडिंग डिफरेंस निकाल करके हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे। तो ये है कि कॉस्ट प्राइस पे ही जो है हम इसको बनाएंगे। हियर वेजेस पेड, अगर वेजेस वर्ड दिया हुआ है, हियर वेजेस पेड बाय ब्रांच इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आमतौर पे हम वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो वेजेस पेड हो रही है ये ब्रांच के थ्रू हो रही है, और ये जो वेज है ये मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ये नहीं हो रही है, तो इसको इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अंडर दिस मेथड अ ब्रांच अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन, और यहाँ पर भी ब्रांच अकाउंट बनाया। इट मीन्स हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके अलावा हमको जो है यहाँ भी ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट बनेगा बिल्कुल जस्ट लाइक ये पर्सनल अकाउंट की तरह होगा, लेकिन ब्रांच अकाउंट जो बन रहा है यहाँ पे वो जैसे हमने पहले मेथड में यानी कि जिस नॉमिनल अकाउंट की तरह जो हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था उसी तरीके का बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट बन रहा होगा उसका जो एक हिसाब से जो बनाया जाएगा वो पर्सनल अकाउंट की तरह बनाया जाएगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में ये देख लेते हैं। हियर द ब्रांच अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक सिंपल मेथड एज इन प्रीवियस केस, जैसे हमने पहले बनाया। बट लेकिन क्या होगा, हियर द प्रॉफिट इज टेकन फ्रॉम द ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जैसे हमने पहले वाला जो ब्रांच अकाउंट बनाया था उसमें बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस था, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो हम इसके फर्स्ट पार्ट में जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस प्रॉफिट को हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। और दूसरे साइड यानी कि जो अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। अ, लेकिन वाइल द बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज को वो शो करेगा। तो इसीलिए ये
फाइनल अकाउंट मेथड है, यानी कि जो अकाउंट बन रहा है पर्सनल अकाउंट की तरह बन रहा है यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सन या तो व्यक्ति किसी बिजनेस के लिए या तो वो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। तो इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि जो अकाउंट है, जो ब्रांच अकाउंट है, उसका बैलेंस यहाँ पे जो होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस होगा। और वो बैलेंसेस उसका जो टोटल होगा यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर होगा। तो जल्दी से फाइनल अकाउंट मेथड में ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट बनता है वो पर्सनल अकाउंट की तरह बनता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी बिजनेस या फर्म का अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और फाइनल अकाउंट में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट में जाती है। तो देखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम पहले भी बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में हमने पहले ही बनाया, वैसे इसको बनाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, टू गुड सप्लाइड हो गया, अगर कोई रिटर्न है तो उसको माइनस कर देंगे। और बाय सेल्स आ जाएगा, सेल्स दोनों आ जाएंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनेगा। अगर इनवॉइस प्राइस में है तो उसको उसमें से लोडिंग को हटा करके कॉस्ट प्राइस पे बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल कर लिया, तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, या ग्रॉस लॉस हो रही होगी तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करेंगे, और यहाँ पे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सॉरी, जैसे एक्सपेंडिचर हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, तो बोथ लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ब्रांच अकाउंट में अगर वेजेस ब्रांच के द्वारा पे हो रही है तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानेंगे, और उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। क्योंकि ये जो वेजेस हो रही है ये मैन्युफैक्चरिंग वेजेस नहीं है, ये वेजेस जो हो रही है गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए की जा रही है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट ये चार्ज होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही होगी तो इट मीन्स ये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस हमने कैलकुलेट कर दिया। और फिर इसके बाद इसमें भी ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। और ब्रांच अकाउंट को यहाँ पे आप इसको, जैसे फाइनल अकाउंट मेथड है तो हम इसको मान सकते हैं कि जस्ट लाइक ये बैलेंस शीट की तरह बनता है। ये वाला जो अकाउंट है वो बैलेंस शीट की तरह बनता है। बैलेंस शीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें लिखनी नहीं है, ये सारे के सारे ऑलरेडी बैलेंसेस इसमें होंगे। जैसे स्टार्ट करने के लिए प्रोफोर्मा करीब-करीब वही रहेगा जो हमने इससे पहले सिंपल मेथड में किया था। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएँगे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस से आ जाएँगे, स्टॉक, डेट ऑफ फर्नीचर, कैश जो भी है, उन सब चीज़ों का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच हो गया, अगर कोई रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा, उसकी अमाउंट आ जाएगा। टू कैश, जो ब्रांच हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को एक्सपेंडिचर के लिए भेजा गया, वो कैश आ जाएगा। और अगर कोई ओपनिंग लायबिलिटीज़ हैं तो उसका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। और ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को जो कैश भेजा गया है, चाहे वो कैश सेल्स का से कैश रिसीव्ड हो या रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और इस जब पर्सनल अकाउंट जब ब्रांच अकाउंट एज ए पर्सनल अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है, तो वो ये वाला प्रॉफिट का बैलेंस है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल रखा है। तो ऑलरेडी ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। और अगर लॉस हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर सपोज दैट लॉस हो रही होती है क्वेश्चन में तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। और ये जो बैलेंस होगा यहाँ पे, ये जो बैलेंस होगा, ये बैलेंस जो ब्रांच के क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होगा, उसका बैलेंस ये होगा। तो इससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो एक हिसाब से हमने देखा ये बिल्कुल जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली अमाउंट ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे, या क्वेश्चन में हम देखेंगे जो भी यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी, उस बैलेंस को हम चेक करेंगे तो वो बैलेंस होना चाहिए क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज का, वो बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। थर्ड जो मेथड है वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। और यह मेथड जनरली ऐसी ब्रांचेस में के लिए यूज किया जाता है जो बहुत सारा जो है सेल्स करती हैं, यानी कि जिनके ट्रांजेक्शन, जिसका ब्रांच का साइज बहुत बड़ा हो, तो ऐसी ब्रांचेस में इस मेथड को यूज किया जाता है। और वो ब्रांचेज कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों कर रही होती हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एट इनवॉइस प्राइसेस और लोडिंग प्राइसेस। और स्टॉक एंड डेटर मेथड तभी अप्लाई होगा व्हेन गुड्स आर बीइंग सप्लाइड ओनली एट इनवॉइस प्राइसेस और लोडिंग प्राइसेस। Selling goods when the head office want to exercise more control over branches। अगर स्टॉक एंड डेटर मेथड उस केस में भी लागू होगा जहां पे हेड ऑफिस ब्रांच पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण लागू करना चाहता हो। और इस मेथड के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट के साथ साथ जो है हेड ऑफिस क्या करता है, बहुत सारे अन्य अकाउंट्स को भी जो है तैयार करता है, ठीक है ना।
Here the head office not just open branch account but also open many other accounts. जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट है जो कि हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाएगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट हो गया, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ब्रांच एसेट्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो इस केस में जो ब्रांच डेटर्स जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा वो इनवॉइस प्राइस यानी कि लोडेड प्राइस पे बनेगा। और फोर्थ मेथड हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो है होलसेल्स ब्रांच सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम हेड ऑफिस इटसेल्फ सेल्स गुड्स एट होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफिस भी गुड्स को बेचता है लेकिन वो बेचता है होलसेल प्राइसेस पे। इसके साथ साथ हेड ऑफिस क्या करता है, उसकी कुछ रिटेल ब्रांचेज भी होती हैं और उनको भी वो जो है हेड ऑफिस होलसेल प्राइस पे गुड सप्लाई करता है, लेकिन ब्रांचेज उसको किस में बेचती है, रिटेल प्राइस पे बेचती है, कस्टमर्स को रिटेल प्राइस में बेचती है। रिटेल ब्रांचेज गेट्स गुड सप्लाइड बाय हेड ऑफिस एट होलसेल प्राइसेस। तो इस तरह से 10 मैन्युफैक्चरर गेट्स एडिशनल बेनिफिट बाय सेलिंग गुड्स थ्रू रिटेल ब्रांचेज ऑल्सो। ऐसा करने से ब्रांच को एक तो होलसेल्स में वो बेच रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और साथ ही साथ उसके जो ब्रांचेज हैं वो रिटेल पे भी बेच रही हैं। तो इसलिए वो एडिशनल प्रॉफिट को भी जो है हेड ऑफिस या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर जो है एडिशनल प्रॉफिट को भी गेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, इसके फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।